नायक का भुक्तिवाद है। भट्ट नायक का भुक्तिवाद है। कहा कि ये जो है सांख्य मतानुयायी है भट्ट नायक, तो इन्होंने कहा कि रस की निष्पत्ति जो है न अनुकार्य राम आदि में होती है और न अनुकर्ता नट में होती है। अनुकार्य अनुकर्ता दोनों तटस्थ रूप है। तटस्थ माने उदासीन है, ठीक है। उनको रस की अनुभूति नहीं होती है। तो कहा कि वास्तविक जो रसानुभूति होती है वो सामाजिकों को होती है। किसको होती है? सामाजिकों। तो भट्ट लोल्लट मुख्य रूप से तटस्थ राम आदि और गौण रूप से तटस्थ नट में रस की उत्पत्ति मानी है, लेकिन पर इसमें सामाजिक का स्थान कहीं नहीं दिया गया था। अतएव ताटस्थेन रसोत्पत्ति ही मानने वाले भट्ट लोल्लट का भी मत सिद्धांत ठीक नहीं है। संकुक तटस्थ नट में रस की अनुमिति प्रतीति मानी है। उनके द्वारा जो है संस्कार बस सामाजिक को रस चरवड़ा का उत्पादन करने का जो यत्न किया गया है, वह अनुमिति केवल परोक्ष ज्ञान अनुमिति स्वरूप है। वह अनुमिति जो होती है वो परोक्ष ज्ञान होती है, और रस की अनुभूति साक्षात्कारात्मक के लिए होती है। तो यह भी उनका सिद्धांत जो है ठीक नहीं है। मतलब न ताटस्थेन रस उत्पद्यते न प्रतीयते ताटस्थ से, मतलब अनुकार्यगत अनुकर्तगत रूप से न रस की उत्पत्ति होती है और न प्रतीति होती है। प्रतीति माने अनुमिति। तो यहाँ नोत्पद्यते भट्ट लोल्लट के उत्पत्तिवाद का ये मत है। न प्रतीयते संकुक के अनुमितिवाद का ये निराकरण करता है। इसके अतिरिक्त रस के विषय में एक सिद्धांत और होता है, वह है अभिव्यक्तिवाद। वो क्या है? अभिव्यक्तिवाद। इसके आचार्य हैं अभिनव गुप्त पादाचार्य। कौन है? अभिनव गुप्त पादाचार्य। कहा कि उनके मत के अनुसार सामाजिक में रस की अभिव्यक्ति, समझ रहे हो नहीं? उसमें उनके मत के अनुसार सामाजिक को रस की होती है। तो रस की स्थिति में तटस्थ जो राम और नट आदि न मान करके आत्मगत न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते। तो नट आदि में न मान करके आत्मगत माने सामाजिकों में मानी जाती है, ठीक है। सामाजिक में भी उत्पत्ति और अनुमिति जो होती है वो न मान करके अभिव्यक्ति मानी जाती है। कहा भाई एक चीजें बताइए, भट्ट नायक के मत में अभिव्यक्तिवाद वह जो आचार्य अभिनव गुप्त पादाचार्य का है वह ठीक नहीं। क्यों? कि अभिव्यक्ति सदा पूर्व से विद्यमान वस्तु की होती है। जैसे हमने कहा घट वहाँ है, अंधेरे में आप गए नहीं पाए, और जब कोई प्रकाश के माध्यम से हम दिए, टार्च और से दिए तो घट हो गया। तो घट को पैदा कर दिया प्रकाश ने? नहीं, तो पूर्व से विद्यमान थी। किसी साधन के माध्यम से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या है? तो कहने का मतलब है अभिव्यक्ति जो है तो ठीक नहीं। अभिव्यक्ति चूंकि सदा पूर्व से विद्यमान वस्तु की होती है, और रस क्या है? कहा रस जो है अनुभूति स्वरूप है। रस क्या है? अनुभूति स्वरूप। तो अनुभूति से पहले या पीछे उसकी सत्ता नहीं होती है। अनुभूति की विशेषता यह है कि न वो पहले रहती है न पीछे रहती है। तो अभिव्यक्ति से होने वाली वस्तु का अस्तित्व अभिव्यक्ति से पहले भी रहती है और बाद में भी रहती है। लेकिन रस की यह स्थिति ठीक नहीं है। रस अनुभूति काल में रहता है, उसके आगे और पीछे नहीं रहता है। तो रस अनुभूति का, समझ रहे हो नहीं? तो यह जो मानने वाला सिद्धांत, अभिव्यक्ति मानने वाला सिद्धांत ठीक नहीं है, ऐसा भट्ट नायक कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? तो ना आत्मगतत्वेन ना अभिव्यज्यते, आत्मगत सामाजिकगत रूप से रस की अभिव्यक्ति नहीं होती है। समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और अभिव्यक्तिवाद तीनों को खंडन करके अब भुक्तिवाद की स्थापना
की जा रही है भट्टनायक के मत में, उसी को रसानुभूति का समस्या का सबसे सुंदर समाधान मानना चाहिए, ऐसा भट्टनायक का कहना है। ठीक है। जी कहा कि देखिए भैया कि न तटस्थ रूप से जी नट और अनुकारगत रस की प्रतीति अनुमिति होती है, न उत्पत्ति होती है। तटस्थगत रस की उत्पत्ति और उन्नति मानने में सामाजिक को रस का आस्वादन नहीं हो सकता। तो कहा ना सामाजिक गत रूप से आत्मगत रस की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि अभिव्यक्ति हमने बताई दी है सदा पहले होती है। रस केवल अनुभूति स्वरूप है, अनुभूति से भिन्न काल में उसकी स्थिति नहीं हुआ करती। नोत्पद्यते से भट्ट लोड लटका मत, न प्रतीयते से संकुप का मत, न अभिव्यज्यते, सबने बताया हमने खुद का। इसलिए जो है भट्टनायक के मत में सामाजिक का रसास्वादन कैसे होता है ये अब आगे हम बतलाते हैं। देखिए कैसे। कहा कि काव्ये नाट्ये चा विधातो द्वितीयेन विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्व व्यापारेण भाव्यमाना स्थायी सत्तोद्रेक प्रकाशानंद मय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः। समझे कि नहीं? कहा कि काव्य तथा नाटक में, काव्य नाट्ये च, काव्य तथा नाटक में शब्द जो है अविधा तथा लक्षणा से भिन्न जी क्या होता है? विभावादि जो व्यापार होते, विभाव अनुभाव संचारी भाव के साधारणीकरण, एक साधारणी न वहाँ विभाव अनुभाव सबका लोप होकर के साधारणीकरण हो जाता है के रूप में भावकत्व नामक व्यापार, भावकत्व नामक व्यापार जो है, जैसे सीता राम आदि के संबंध के बिना भाव्यमान माने साधारणीकरण प्रत्यादि जो अस्थाई भाव हैं, जैसे योगाभ्यास काल में सत्वगुण के उद्रेक से ब्रह्मानंद सदृश प्रकाश और आनंद अनुभूति के वेद्यांतर संपर्क से शून्य स्थिति के सदृश ब्रह्म साक्षात्कार जन्य आनंदानुभूति के सदृश भोग से शब्द के भोजकत्व नामक व्यापार से भुज्यते, भुज्यते माने आस्वादित किया जाना। ऐसा इस मत को जो है भट्टनायक का मत है। इनके मत में निष्पत्ति शब्द का अर्थ है भुक्ति, संजोग शब्द का अर्थ है भोज्य भोजक भाव, भोज्य भोजक भाव। अब देखिए हम बता रहे हैं, कहा कि इसमें भावकत्व और भोजकत्व दो नए व्यापारों की कल्पना आचार्य भट्टनायक ने की। उनके मत में अविधा लक्षणा जो काव्य के अर्थ के द्वारा उपस्थित होता है, उन शब्दों का भावकत्व व्यापार परिष्कृत कर सामाजिक के उपभोग के योग्य बना देता है। काव्य में जो अर्थ अविधा द्वारा उपस्थित होता है वह एक विशेष नायक तथा विशेष नायिका की प्रेम कथा आदि के रूप में व्यक्ति विशेष से संबंध होता है। किसी का प्रेम किसी नायक नायिका से न संबंधित होगा तो व्यक्ति विशेष ही न होगा। लेकिन इस रूप में सामाजिक के लिए कोई उपयोग नहीं, वो तो उसका है, सामाजिकों को क्या लाभ है। कहा शब्द का भावकत्व व्यापार इस कथा में परिष्कार कर उसमें व्यक्ति विशेष के संबंध को हटा देता है साधारणीकरण के माध्यम से। वो साधारणीकरण कर देता है। जब साधारणीकरण कर देता है तो सामाजिक, साधारणीकरण के बाद सामाजिक का उस कथा के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। अपनी रुचि और संस्कार के अनुरूप सामाजिक उस कथा का एक पात्र स्वयं बन जाता है। जैसे आप हरिश्चंद्र नाटक देख रहे हो, तो जब उसके साधारणीकरण में एकदम लिप्त हो जाते हो तो आप ये भूल जाते हो कि कौन है कौन है। अपने को जब उसको देख करके आप खुद रोने लगते हो उस आनंद में। ये सब भूल जाता है फलाने हैं कौन है। ठीक है। तो असली नायक नायिका की जो स्थिति उस कथा में थी, साधारणीकरण व्यापार के द्वारा सामाजिक को लगभग वही स्थान मिल जाता है। तो शब्द के भावकत्व नामक दूसरे व्यापार का यह प्रभाव होता है।
ठीक है। जी। कहा भट्ट नायक ने भावकत्व व्यापार से काव्यार्थ का जो साधारणीकरण हो जाता है, तब भोजकत्व नामक जो तीसरा व्यापार है सामाजिक को रस का साक्षात्कारात्मक भोग करवाता है। ठीक है। जी। तो भट्ट नायक का भोजकत्व सिद्धांत है, इसलिए इसको भुक्तिवाद कहा जाता है। तो भट्ट नायक ने शब्द में अभिधा लक्षणार्थ के अतिरिक्त भावकत्व और भोजकत्व ये दो नवीन व्यापारों की कल्पना अलग से की है, जिससे सामाजिक की रसानुभूति का उत्पादन करने का बड़े अच्छे ढंग से प्रयत्न है। ये तो भट्ट नायक का पक्ष है। जी। अब भट्ट नायक का पक्ष है जैसे सांख्य मतानुसारी है, जैसे कि सांख्य में सुख दुख आदि ये वस्तुतः अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म ये नहीं। लेकिन पुरुष का अंतःकरण के साथ संबंध होने से पुरुष में उसकी औपाधिक प्रतीति होती है। उसी प्रकार सामाजिक में न रहने वाले रस का भोग उसको होता है। इस सादृश्य के आधार पर इस सिद्धांत को सांख्य सिद्धांत का अनुगामी कहा। कहा भट्ट नायक के मत में न्यूनता दोष क्या है। जी। देखिए, इस प्रक्रिया में सामाजिक को रसानुभूति का उत्पादन बड़े अच्छे ढंग से भट्ट नायक ने प्रयत्न किया है समझाने का, लेकिन उन्होंने जो शब्द में भावकत्व और भोजकत्व नामक जिन दो व्यापारों की कल्पना की है वो अनुभव सिद्ध नहीं है, अनुभव के विरुद्ध है। समझ रहे हो कि नहीं। जिस अस्थाई भाव का भोग बतलाया है वह राम सीतादि गत अस्थाई भाव है। नटगत या सामाजिक गत इनका भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ। तो इसलिए मुख्य रूप से अप्रामाणिक जो भोजकत्व व्यापार पर आश्रित होने से भट्ट नायक ने इसको भुक्तिवाद ने बताया। तो विद्वानों ने इसको, विद्वानों के समाज में यह आदरणीय मत नहीं हुआ, इसलिए इसमें ये दोष है। ठीक है। जैसे कोई कहे कि अग्नि ठंडी होती है, तो अग्नि ठंडी होती है तो ये मान कैसे लिया जाए, क्योंकि अनुभव के विरुद्ध बात है ना। सही बात। अग्नि तो तेज होता है, गर्म होती है। जी। तो चूंकि आप लाख कहिए लेकिन वो अनुभव में बात नहीं आती, वैसे अनुभव के विरुद्ध बात कोई अगर है जो नई कल्पना कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। जी। अब चौथा मत होता है अभिनव कार्य ने